नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं थोड़ा सा कल किसी कार्य से बाहर चला गया था, इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको पाठ 1 के पहले जो लेक्चर में बताया था वो क्या बताया था, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का जो पहला चैप्टर बताया था, लेक्चर बताया था, वो तो आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा। अब हम आज दूसरा लेक्चर चालू करेंगे। कल जो है हम 2 चालू करेंगे। कल हम जो है आपको बताया था कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में, तो निषेचन और उसके बाद जनन, पुष्प के बारे में बताया था। बहुत सारी जानकारियाँ दी थी। आज हम जो है बताएंगे, आज का हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, निषेचन पूर्व संरचनाएं। इसके पहले हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जब हमें जानकारी रहती है हेडिंग के बारे में कि हमारा हेडिंग क्या है, तो हमको उसकी भूमिका समझ में आ जाती है, पूरे पाठ की जो है सिस्टम समझ में आ जाती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो अब समझेंगे निषेचन पूर्व संरचना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं निषेचन किसे कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलाव या संलयन को ही निषेचन कहते हैं। यानी कि पुरुष और महिला जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन करते हैं। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, पुष्प की बात कर रहे हैं। यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का हम पाठ पढ़ रहे हैं ना। तो इसमें क्या होता है, ये जो है इसमें नर युग्मक मादा युग्मक अलग अलग नहीं होते हैं। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक में ही होते हैं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो निषेचन में हम जब पुरुष और महिला का निषेचन करते हैं तो उसमें क्या होता है, नर युग्मक मादा युग्मक अलग अलग होते हैं। और पुष्प में आप लोग देखे होंगे पुष्प एक ही होता है, वो नर युग्मक मादा युग्मक अलग अलग नहीं होता है ना। तो हम जो है निषेचन समझ चुके हैं। इसके पूर्व मतलब मिलने, इन दोनों के मिलने के पूर्व जो संरचनाएं होती हैं हम उसके बारे में अभी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर देखो, पुष्प में जो निषेचन होती है, पुष्प में निषेचन जो होती है वो कैसे होती है, इसमें भी नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं ना, नर प्लस मादा युग्मक होते हैं। परंतु इसमें क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक में ही रहते हैं ना। तो नर युग्मक को हम क्या कहते हैं, नर युग्मक को हम क्या कहते हैं, ये क्या बनाती है, ये पराग कण बनाती हैं। और मादा युग्मक क्या बनाती हैं, क्या बनाती हैं, अंड कोशिका बनाती हैं। नर युग्मक क्या बनाती हैं, नर युग्मक बनाती हैं परागकण, और मादा युग्मक क्या बनाती हैं, अंड कोशिका बनाती हैं ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब नर युग्मक में मुख्यतः कितने भाग होते हैं, अब नर युग्मक के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसको देख लीजिए आप लोग, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम नर युग्मक के बारे में बात करते हैं। पराग कोश जो होता है उनका कैसा होता है, पुंकेसर जो होता है, नर युग्मक में क्या होता है, पुंकेसर होता है ना। मैं आपको पिछले जो है चैप्टर में बताया हूँ कि नर युग्मक जो होता है वो पुंकेसर होता है और मादा युग्मक जो होता है वो जायांग होता है। ठीक है, तो हम पुंकेसर के बारे में बात करेंगे। अब हम इसको मिटाते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर के माध्यम से पुंकेसर के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है पुंकेसर का, ये ऐसे करके ऐसे होता है ना, ये ऐसे करके 2 भाग में ये बटा होता है ना, ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे पुंकेसर होता है। ठीक, अब हम इस जो नीचे वाला भाग होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको ये बता चुका हूँ जो नीचे वाला भाग पुष्प का होता है वो क्या होता है, उसकी जो डंठल होती है उसके बारे में हम पिछली बार बता चुके हैं ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं,
तंतु के नाम से जानते हैं। ठीक, ये नीचे वाला जो भाग है ये पुतंतु होता है। ठीक, और ये वाला जो भाग होता है ये क्या होता है, ये वाला भाग होता है, इसे हम कहते हैं योजी। ठीक है, ये पुष्प के परागकण की बात हो रही है। पुष्प का जो पुंकेसर भाग, पुरुष का जो नर युग्मक का जो भाग होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसके ऊपर का जो भाग होता है वो क्या होता है, जो ऊपर का जो भाग होता है ये पराग कोश होता है। क्या होता है, पराग कोश। तो ये हम जो बात कर रहे हैं ये हमारा पुंकेसर है, यानी कि पुरुष का जनन अंग है ये पुंकेसर। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो हम आगे चलते हैं। इसको आप 3 भाग होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, एक होते हैं परागकण, परागकण के बाद योजी होता है, एक पुतंतु होता है। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। कण अभी हम लोग देखे स्ट्रक्चर के माध्यम से, ये क्या होता है परागकण, ये क्या होता है पता है, परागकण जो होता है, पराग कोश जो होता है वो क्या होता है, पुंकेसर की ऊपरी वाली सतह होती है। अभी हम पुंकेसर का जो है चित्र आपको दिखाए थे, ऐसे ऐसे बना के स्ट्रक्चर दिखाए थे, ऐसे बना के दिखाए थे, जो भी था। इसकी जो फूली हुई भाग ये ऊपरी वाली सतह होती है, ये क्या होती है, पराग कोश होती है ना। तो आप लोग नोट कर लीजिए, पराग कोश पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग होता है। पराग कोश जो होता है ये पुंकेसर, ये पूरी जो होती है इसको पुंकेसर कहते हैं। इसका जो फूला हुआ भाग होता है ये क्या होता है, पराग कोश होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। पराग कोश द्विपलित चतुर्कोणीय संरचना होती है। ये कितनी पलित होती है, 2 पलित होती हैं। ये ऐसे करके सेम नुमा बनी है ना, ये 2 पलित होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। अब हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे ऐसे इसकी संरचना होती है। एक पाली अगर है तो इसके 2 कोष्ठ होते हैं, एक भाग ये होता है, एक भाग ये होता है। ठीक, चलिए अब कोष्ठ में लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं, परागकण कहते हैं। कोष्ठ में, इस कोष्ठ में ये ऐसे गोला गोला जो बनाया हुआ है ये दिख रहा है, लघु बीजाणुधानी होती है, ये लघु बीजाणुधानी होती है। इसी कोष्ठ के अंदर, कोष्ठ माने डिब्बा होता है, इसके अंदर क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ठीक, ये परागकण पूरा होता है ना, इसको परागकण कहते हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि लघु बीजाणुधानी यहाँ आ गया। यहाँ हमने बता दिया कि इस डिब्बे के अंदर लघु बीजाणुधानी होती हैं। इसके अंदर 2 संरचना होती हैं और हर 2 भाग होती हैं, और एक भाग में लघु बीजाणुधानी होती हैं, इस भाग में अलग लघु बीजाणुधानी होती है। तो हम देख लेते हैं कि लघु बीजाणुधानी हम बोल दिए हैं, तो लघु बीजाणुधानी होते क्या हैं। ठीक है, देखिए पुंकेसर का जो ये भाग होता है, इसको हम अनुप्रस्थ काट के अनुसार अगर हम काटते हैं, इसको मतलब ऐसे है सेम की नुमा, इसको हम 4 भाग में अगर काटते हैं तो इसमें ऐसे होता है, इसमें ये ऐसे ऐसे होता है, तो ये क्या होती हैं, लघु बीजाणुधानी होते हैं। इसको हम कह सकते हैं पुंकेसर के पराग कोण की अनुप्रस्थ काट को देखने पर यह प्रकोष्ठ में बढ़ जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इसको जब हम अनुप्रस्थ में काटेंगे तो इसका जो है अलग अलग जो स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, ऐसे ऐसे बन जाएगा स्ट्रक्चर। ये इसको हम काटेंगे तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणुधानी कहेंगे। 4 भाग में बढ़ गया है ना। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा बन जाता है और उसके बाद हम धीरे धीरे आप लोगों को समझा पाते हैं, तो आप लोग भी ऊब जाते होंगे। तो हम आगे देखते हैं, इनमें कितनी भित्तियां होती हैं, लघु बीजाणुधानी में, लघु बीजाणुधानी में मुख्यतः 4 भित्ति होती हैं।
भित्ति होती हैं। आप लोगों को बता दूं भित्ति माने क्या होती है, जो बाहरी भाग होता है। जैसे कोई वस्तु है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो ये भित्ति हो गई। इसके ऊपर का जो भाग आवरण होता है ये क्या होता है, ये भित्ति हो गई। बाह्य हो गया, ये मध्य हो गया, ये भी मध्य हो गया, ये अंता, ऐसे इसको जो है भित्ति हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी भित्ति होती हैं? लघु बीजाणुधानी में मुख्यतः 4 भित्ति होती हैं ना। लघु बीजाणुधानी अब समझ में आ ही गया होगा, ऐसे ऐसे बनता है, अनुप्रस्थ काट बनता है, ये हो गया लघु बीजाणुधानी। इसके भी अंदर जो है 4 भित्ति पाई जाती हैं। कितनी भित्तियां पाई जाती हैं? 4 भित्तियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अब देख लीजिए, जिन्हें हम बाह्य त्वचा कहते हैं। पहले वाले को हम क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा। पहला वाला जो होता है इसे हम बाह्य त्वचा कहते हैं। दूसरा वाला जो होता है अंतस्थीसियम कहते हैं, अंतस्थीसियम। ठीक, और तीसरा वाला जो होता है उसको हम मध्य परत कहते हैं, मध्य परत। ठीक है, चौथा वाला जो होता है टेपिटम होता है, टेपिटम। ठीक, ये 4 होती हैं। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला होता है जो बीजाणुधानी में होता है, उसमें 4 भित्तियां पाई जाती हैं। पहला जो होता है मध्य त्वचा होता है, दूसरा जो होता है अंतस्थिम होता है, तीसरा जो होता है मध्य परत होता है, चौथा जो होता है टेपिटम होता है। तो अब हम पढ़ेंगे टेपिटम के बारे में, क्योंकि हमको इसके अंदर की पढ़ना है, बाहर का नहीं। ये सब जो है ये सब भित्तियां हैं ना। भित्ति माने ये परत होती हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके जो बीच में है, मतलब इसका जो मुख्य हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो है टेपिटम। अब हम टेपिटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, टेपिटम जो होता है, टेपिटम सब लोग ऐसे लिख लो। टेपिटम जो होता है वो क्या होता है? लघु बीजाणुधानी जो होता है, बीजाणुधानी जो होता है, लघु बीजाणुधानी जनन कोशिकाओं के चारों ओर, कोशिका के चारों ओर पोषण पहुंचाने का काम कौन करता है? पोषण पहुंचाने का कार्य किसका होता है बच्चों? ये टेपिटम का काम होता है। टेपिटम का मुख्य कार्य क्या होता है? लघु बीजाणुधानी जनन को, लघु बीजाणुधानी जनन कोशिका के चारों ओर पोषण पहुंचाने का कार्य टेपिटम का होता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टेपिटम का कार्य होता है लघु बीजाणुधानी जनन कोशिका के चारों ओर पोषण पहुंचाने का कार्य होता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? टेपिटम के नाम से जानते हैं। ठीक, अब टेपिटम के बारे में और आगे जान लेते हैं, ये होता कैसे है। ठीक, तो टेपिटम जो होता है वो केंद्रिक होता है। टेपिटम क्या होता है? टेपिटम बहु केंद्रिकी होता है, केंद्रिकी होता है। ये आप लोगों को जो है एग्जाम के समय बहुत महत्वपूर्ण सब क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग अपने से नोट करते चलिए। पहला है टेपिटम क्या होता है? बहु केंद्रिक होता है ना। जो क्या होता है? जो कि क्या होता है? ये
लघु बीजाणुधानी में जनन में क्या करता है, भोजन पहुंचाने का काम करता है। दूसरा जो होता है क्या होता है, यह कैलेज एंजाइम का स्राव करती है। यह क्या करती है, टेपिटम क्या करती है, कैलेज एंजाइम का स्राव करती है। ठीक है, यह क्या करती है, कैलेज एंजाइम का स्राव करती है। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करना हो जिसको नोट कर सकते हैं। ठीक, जो क्या करते हैं, यह कैलेज एंजाइम का स्राव करती हैं, जो लघु बीजाणु को तोड़ने का कार्य करती है। ये क्या करती है, लघु बीजाणु अभी हम पढ़े ना, बीजाणु को तोड़ने का कार्य करती है, तोड़ने का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, टेपिटम का कार्य इतना होता है। ये क्या होता है, टेपिटम बहुत केंद्र की होती है। यह क्या करती, कैलेज एंजाइम का स्राव करती हैं तथा लघु बीजाणु को तोड़ने का कार्य भी करती हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन कोशिका। अब इसके आगे जब हम देखते हैं पॉइंट है हमारा लघु बीजाणु जनन कोशिका। अब क्या पढ़ेंगे, लघु बीजाणु के बारे में पढ़ लिए। अब लघु बीजाणु जनन कोशिका, यानी कि लघु बीजाणु जनन कोशिका जो होती है वो क्या होती है, नरयुग्मक में क्या होती है, किसका स्राव करती है, पराग कण के, पराग कोश की। और मादा में क्या होती हैं, अंड कोशिका की जो है स्राव करती हैं। ठीक है, चलो, लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जो जनन होती हैं, लघु बीजाणु जनन से लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। लघु बीजाणु जनन से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जल्दी नोट कर लो जिसको नोट करना है। ठीक है, चलो मिटा रहे हैं फिर। तक सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, लघु बीजाणुधानी में ऊतक का समूह होता है। यानी कि ऊतक किसे कहते हैं आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है हम बता दे रहे हैं। सेल मीन्स होता है कोशिका और टिश्यू मीन्स ऊतक होते हैं। अब देखो, सेल कोशिका क्या होता है, कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, यानी कि टिश्यू कहते हैं। और कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका मानव शरीर की या जीव जंतु की, किसी भी जीव जंतु की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। कोशिका पोषक तत्वों से बना होता है ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लघु बीजाणुधानी में ऊतक का समूह पाया जाता है। यानी कि ऊतक का समूह जब बनता है तो वो क्या बनता है, तंत्रिका तंत्र बनता है ना। इन्हें हम क्या कहते हैं, बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। इनकी बीजाणु का नाम क्या होता है, लघु बीजाणु होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, लघु विभाजन। देखो, लघु विभाजन जनन कोशिका, लघु विभाजन जनन कोशिका कौन जानता है। देखो, जब विभाजन होता है किसी भी चीज़ में, जनन वाली जब विभाजन होता है तो उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है,
क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। ठीक, लघु विभाजन जनन जो होता है, लघु विभाजन कोशिका जो होती है वो क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होती है, विभाजन होती है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक चीज़ होता है कि जो पुष्प वगैरह होते हैं इसमें क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं। तो इसमें जो विभाजन होती है वो क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन होती है। ये कटेगा, ऐसे 2 होगा, फिर ये जो है ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे पहुँचा, ये कटा, यहाँ से 4 हो गया, ऐसे कट जाते हैं। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, यानी कि बराबर के आधा आधा विभाजन इसका होता है। ठीक है, समझ में आया। एक कोशिका 4 अगुणित बीजाणु बनाते हैं। इसमें क्या होता है, सब लोग नोट कर लीजिए। इसमें एक कोशिका जो होती है, इसमें एक कोशिका 4 भाग बनाती हैं, 4 अगुणित भाग बनाती हैं, अगुणित भाग बनाती हैं। इसमें क्या होता है, एक कोशिका जो होती है वो 4 अगुणित भाग बनाती हैं, 4 प्रकार के भाग बनाते हैं। वो ऐसे भी हो सकते हैं, देखो ऐसे भी हो सकते हैं, उसके बाद ऐसे भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। 4 अगुणित जो है भाग होंगे, ये जान लीजिए आप लोग। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये कैसे बनते हैं, देखो पराग कोश कैसे बनते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पराग कोश के बारे में जान लेते हैं। पराग कोश जो होता है, पराग कोश, इसका जो सिस्टम होता है बनने का वो इस प्रकार होता है। इसमें क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होती हैं, लघु बीजाणुधानी। इसके अंदर जो होती है वो क्या होती है, बीजाणुधानी। इसके अंदर देखो, इसके बाद जो होता है वो क्या होता है, बीजाणुधानी होती है, बीजाणुधानी। ठीक है, इसके बाद जो होता है क्या होता है, हाँ, लघु बीजाणु मातृकोशिका, लघु बीजाणु, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, मातृ कोशिका, यानी कि माता वाला ये कोशिका है। ठीक, समझ में आया। ये मादा वाला कोशिका है, माता वाला, मातृकोशिका इसका नाम होता है। ठीक, समझ में आया। चलिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, देख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं अब। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो 1 से 4 बनने की प्रक्रिया ऐसे होती है। ठीक है, तो इसमें एक ऐसे है तो ये क्या करेगा, 2 बन जाएगा। फिर यहाँ से ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा, ऐसे 4 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या होते हैं, एक बीजपत्री भी होते हैं। इसमें से जो पैदा होते हैं वो क्या होते हैं, एक बीजपत्री और बहुबीजपत्री, यानी कि द्विबीजपत्री। ठीक, इसमें क्या होता है, जब इसकी पत्तियां कैसे पता लगते हैं, एक बीज इसमें होता है ना, जिसमें एक बीज होता है उसे एक बीजपत्री कहते हैं, जिसमें बहुबीज होता है, बहुत सारी द्विबीज होता है उसे बहुबीजपत्री कहते हैं। जैसे आप लोग किसी जो है एक पत्ती को ले लीजिए और उसके बाद उसको बीज से ऐसे फाड़िए, तो उसमें क्या होता है कि जो एक बीजपत्री होता है वो जो है क्या होता है, सीधा नहीं फटता है। जो द्विबीजपत्री होता है वो सीधा जो है, एक बीजपत्री सीधा नहीं फटता है, और जो द्विबीजपत्री होता है वो सीधा सीधा 2 भाग में अलग हो जाता है। आप जो है धान का जो पौधा होता है उसको आप फाड़ के देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद कुछ ना देखेंगे, हम देखेंगे डायरेक्ट ये विभाजन आप लोगों को बता दिया हूँ। अब देख लीजिए, एक बार देखना हो, लघु बीजाणुधानी में क्या होता है,
लघु बीजाणु धानी में क्या होता है, इसमें कैसे विभाजन होता है, इसको देख लेते हैं। हाँ, पहले लघु बीजाणु मात्र आता है, लघु बीजाणु मात्री आता है, पहले इसकी माता आती हैं, पहले माता आती हैं, तभी तो जो है वो होता है ना सारा कुछ। अब इसके बाद क्या होता है, विभाजन होता है। क्या होता है, विभाजन या विखंडन होता है। ठीक, समझ में आया होगा। अब इसमें क्या होता है, लघु बीजाणु आती हैं, लघु बीजाणु। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, परागकण बन जाता है, परागकण। परागकण कितने लोग देखे हैं, संभवतः सभी लोग देखे होंगे। गुड़हल में जो ऊपरी वाला भाग होता है वो क्या होता है, परागकण होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए हम इसको मिटाएं, आप लोग एक बार लिख लीजिए, लिखना हो। परागकण क्या होता है, यह नर युग्मक होता है ना। परागकण क्या होता है, परागकण जो ऊपर की भाग होती है फूल की, वो क्या होती है, नर युग्मक होती है। क्या होती हैं, नर युग्मक होती है, यानी कि वो पुरुष होता है, पुरुष। ठीक है, परागकण नर युग्मक होता है। लिख लीजिए अपने से, क्या मैं लिखूं। ठीक है, आकार इनका क्या होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। परागकण की जो आकार होती है, आकार इनकी क्या होती है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर। ठीक है, परागकण की जो आकार होती है वो माइक्रोमीटर होती है। ठीक, यह गोल होती है, यह क्या होती है, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट होती है, यह गोल होती है। परागकण गोल होती है ना, हमेशा देखे होंगे, गोल होती है। अब तीसरा पॉइंट एक सबसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, सबसे लंबा परागकण जो होता है उसका नाम हम लिखने जा रहे हैं। सबसे लंबा परागकण जो होता है उसका नाम जोस्टेरा है। क्या है, जोस्टेरा, जोस्टेरा। इसकी जो लंबाई होती है 2500 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर। ठीक, सबसे लंबी जो परागकण होती हैं उसका नाम होता है जोस्टेरा, जिसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, 2500 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, परागकण जो होती हैं, परागकण जो ऊपर वाली भाग होती हैं उसमें 2 भित्तियाँ पाई जाती हैं, यानी कि 2 आवरण पाई जाती हैं। ठीक है, परागकण जो ऐसे बनी होती हैं, ऐसे ऐसे फूल में, ऊपर गुड़हल फूल में बनी होती हैं, इसमें कितनी भित्तियाँ पाई जाती हैं, इसमें 2 भित्ति पाई जाती हैं, 2 भित्ति पाई जाती हैं, 2 आवरण पाई जाती। ठीक है, ऐसे होती हैं भित्तियाँ, ऐसे होती हैं, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे। इसको बाहर वाली भित्ति को हम क्या कहते हैं, बाह्य चोल कहते हैं, बाह्य चोल कहते हैं। और अंदर वाली जो भित्ति होती है इसे क्या कहते हैं, अंतः चोल कहते हैं। ठीक, अब जो बाह्य भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, यह कठोर स्पोरोपोलेनिन, यह कठोर स्पोरोपोलेनिन नामक जो है द्रव्य से बनी होती है। यह बहुत ही कठोर द्रव्य होती है। ठीक, यह जो है स्पोरोपोलेनिन नामक जो है द्रव्य से बनी होती है। यह बहुत कठोर होती है, जिससे जो है बीजाणु जो जनन होती हैं उसको क्या होती है, सुरक्षा प्रदान होती है। अगर इस पर हम लोग जो है वर्षा कर दें, अम्ल वर्षा कर दें, अम्ल का बरसात कर दें, या इसमें जो है हम लोग तेजाब डाल दें, तब भी ये जो है ख़त्म नहीं होगा। ठीक, इसकी इतनी जो है होती है। और जो अंतःचोल होती हैं उसमें क्या होती हैं, ये पतली परत होती है, ये पतली परत होती है। अंतःचोल जो होती है ये पतली परत होती है। यह सेलुलोज से बनी होती है। यह किससे बनी होती है, अंतः परत जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है।
सेलुलोज से बनी होती हैं। ये क्या होती हैं, इसमें क्या होती हैं, जनन छिद्र अनुपस्थित होते हैं। इसमें जो जनन वाली छिद्र होती हैं, मतलब जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक का जो है जाइगोट बनता है, उसकी छिद्र जो होती है वो अनुपस्थित होती है, इसमें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आया। परिपक्व परागकण के दो प्रकार की कोशिका होती हैं, एक कायिक कोशिका होती है, एक जनन कोशिका। परागकण जब परिपक्व हो जाती हैं तो उसमें दो प्रकार की कोशिका हो जाती हैं। परागकण जब परिपक्व हो जाती हैं, यानी कि ग्रोथ कर जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, दो प्रकार की कोशिका बन जाती हैं, दो प्रकार की। एक कोशिका का नाम जो पहला होता है वो कायिक कोशिका, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है बच्चों, पहला कायिक कोशिका होती है और दूसरा कोशिका जो होती है वो जनन कोशिका होती है, ठीक है। जनन कोशिका जो होती है, कायिक कोशिका के अंदर क्या होता है, इसमें भोजन उत्पन्न होता है, भोजन, ठीक है। और जो जनन कोशिका होती हैं ये कायिक कोशिका से छोटी होती हैं, ये क्या होती हैं, छोटी होती हैं। कायिक कोशिका के अंदर ही ये तैरते हुए नजर आती है, कायिक कोशिका के अंदर ये जनन कोशिका तैरते हुए नजर आती हैं, और ये क्या होती हैं, कायिक कोशिका से छोटी होती हैं। बच्चों सब लोग ध्यान से देखिएगा, जिसको ज़रूरत हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है या फिर जो है नोट कर सकता है, और मैं जो है बराबर आप लोगों के साथ इसमें मेहनत कर रहा हूँ। ये क्या होता है, जनन कोशिका क्या होता है, नरयुग्मक बनाता है, इतना भी ये भी जान लो। जनन कोशिका भी बताया, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका में भोजन का स्राव होता है और जनन कोशिका क्या करता है, नरयुग्मक बनाता है, ठीक है। अब देखो परागकण की एलर्जी, सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कायिक कोशिका होती है जिसमें भोजन स्राव होता है, जिसमें भोजन इकट्ठा होता है पराग कोश में, ये क्या होता है कि इसमें भोजन इकट्ठा रहता है, इसमें एनर्जी उत्पन्न रहती है। देखो बाहर के देश में जो होते हैं, बाहर के देश में इसको क्या किया जाता है, इसको लेके इसको जो है गोली गोली बना के और उसके साथ साथ में टेबलेट या जो है सेंटर फ्रेश वगैरह के रूप में इसको बनाया जाता है। और हमारे यहाँ के खिलाड़ी हों चाहे बाहर के खिलाड़ी हों, इसका जो है भोजन जब खेल करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इसको एनर्जी बूस्टर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ये जो कायिक हमारा क्या है, कायिक कोशिका है, इसका प्रयोग हम लोग एनर्जी के लिए। तो बच्चों हम आप लोगों को बता दूं, जो परिपक्व परागकण होते हैं इनका प्रयोग बाहर के देश वाले जो है अब वहाँ से लेके आते हैं, और जो बैट्समैन खिलाड़ी वगैरह होते हैं इनको सेंटर फ्रूट या फ्रेश के नाम से जो दिया जाता है वो क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, ये जो है कायिक कोशिकाएं ही होती हैं, क्योंकि इसमें भोजन इकट्ठा रहता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो परागकण होती हैं इनसे एलर्जी भी होती है हम लोगों को। जैसे कुछ फूल ऐसे होते हैं, फूल की जो पराग कोश होते हैं वो क्या होते हैं, एलर्जिकल होते हैं, जो हमारे नाक में जब जाते हैं, जब हम उसको सूंघ लेते हैं तो उससे एलर्जी होने लगती है। जैसे कि छींक आना या फिर अनेक प्रकार की एलर्जियां हो जाती हैं। आदमी को शरीर में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़ जाते हैं, ठीक है। इसके जो पराग कोश के लाभ होते हैं ये भी अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के पौधे उत्पन्न करते हैं। बहुत सारी जगह जो है इसको परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। मधुमक्खी जो है इसका शहद बनाती हैं, ठीक है। ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो ठीक है, हम आप लोगों से कल ना आ पाने के उपलक्ष्य में माफ़ी चाहते हैं, और अगला वीडियो कल बनेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, वीडियो अपना लंबा हो गया है। तो हम आप लोगों से यही करेंगे कि आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग करते नहीं हैं। हम आपसे कई बार बताते हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाला है, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। हम
आगे की वीडियो कल बताते हैं।